तो आज के दौर में इंसान एक अंधी दौड़ में शामिल है। एक दूसरे से आगे निकलने की ऐसी होड़ मची हुई है कि इंसान इंसान न रहकर मशीन की तरह काम करने लगा है और उसकी डिक्शनरी से करुणा, परोपकार, उपकार जैसी जो भावना है वो कहीं ना कहीं गायब होती जा रही है। लेकिन फिर भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते, वो दूसरों के बारे में सोचते हैं। स्वार्थ भावना से ऊपर उठकर वो समाज के बारे में सोचते हैं। और आज ऐसी एक शख्सियत भारत 24 के मंच पर हैं। सुनील रामदास अग्रवाल जी चेयरमैन हैं द्रौपदी रामदास फाउंडेशन के। जोरदार तालियां हो जाएं। तो सुनील जी पर्यावरण प्रेमी भी हैं, कारोबारी भी हैं, उद्योगपति हैं, शिक्षाविद भी हैं। काफी लंबी फहरिस्त आपकी वैसे है। जब मैंने पढ़ना शुरू किया तो काफी लंबी लिस्ट बनती चली गई। लेकिन पर्यावरण को लेकर आप बहुत ज्यादा पैशनेट हैं। तो पर्यावरण संरक्षण के लिए अभी तक आपने क्या प्रयास किए? मीमांसा जी, आपने सही कहा, पर्यावरण को लेकर हम बहुत संजीदा हैं। वास्तव में इस धरती पर प्राणी मात्र की जो जीवन की धुरी है वह पर्यावरण पर ही टिकी है। इसको आप गहराई से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि पर्यावरण हम सभी के लिए कितना जरूरी है। इसके बिना किसी भी विकास की परिकल्पना के संबंध में विचार नहीं किया जा सकता। अपन विकास की बात करते हैं, जब विकास की बात करते हैं निश्चित रूप से हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर ही विकास संभव हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में विकास भी करना जरूरी है, डेवलपमेंट भी करना जरूरी है, तो पर्यावरण को बचाना भी जरूरी है। रामदास द्रौपदी फाउंडेशन के तहत हमने यह बीड़ा उठाया है। मेरे पिताजी का नाम रामदास जी, माता का नाम द्रौपदी देवी। मित्रों, आपके ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मेरे माता पिता के सामने ही मैंने रामदास द्रौपदी फाउंडेशन की स्थापना की, क्योंकि माता पिता को पता होना चाहिए कि उनके बच्चे किस राह पर हैं। जब आप अच्छे कार्य करते हैं तो आप अपने खुद के प्रति कमिटमेंट देते हैं कि मुझे अच्छे कार्य करने हैं। और जब मेरे माता पिता स्वयं के फाउंडेशन में स्वयं ही गौरवान्वित होते हैं और अपने ही बैनर पे काम करते हैं तो उनको सुकून मिलता है, और उनको मिला भी। रामदास द्रौपदी फाउंडेशन सन 2014 में मेरे पिताजी के 85 वर्ष विवाह वर्षगांठ पर इसका हमने लॉन्च किया था। और मैं कालांतर में 2004 में लाइनिज्म में जुड़ा, तब मैं गाहे बगाहे सामाजिक कार्यों से जुड़ा। तो ऐसे वृक्षारोपण करने जाता था, 1-1 फुट 2-2 फुट के पौधे लगाते थे हम। लेकिन मैं देखता था वो सांगतिक होता था, क्योंकि लगा तो देते थे हम, फोटो भी खिंचवाते थे, लेकिन उसके परिणाम नहीं मिलते थे। मैं ये कहते नहीं कहता कि वो गलत कार्य था, लेकिन जब मैंने इसके बारे में गहन अध्ययन किया कि इसका कारगर उपाय क्या किया जाए, तब मैंने पाया कि इसके लिए एक नर्सरी होनी चाहिए। पौधों को नर्सरी पर ही बड़ा करना चाहिए और उसकी ऊंचाई 8-10 फुट हो, और उसे यदि हम वर्षा काल में रोपित करें तो 90% उसके अच्छे परिणाम आएंगे। क्योंकि आप छोटे पौधे में ट्री गार्ड लगाएंगे, ट्री गार्ड का खर्च 1000 रुपए, फिर उसको संरक्षण कीजिए, उसकी देखभाल कीजिए, संभव ही नहीं है। तब मैंने नर्सरी बनाई रायगढ़ में, छोटी सी 6 एकड़ में, और 3 लाख पौधे का मैंने वहां पर पूरी व्यवस्था की। प्रतिवर्ष 50,000 पौधे हम विभिन्न सामाजिक संगठनों के साथ, चाहे लायंस क्लब हो, रोटरी क्लब हो, श्याम मंडल हो, और भी संगठन, सरकार के साथ हो, मीडिया के साथ हो, आपका भारत 24 है, भारत 24 एवं रामदास द्रौपदी फाउंडेशन, हमें कोई गुरेज नहीं। पहले के मित्रों ने भी कहा सभी संगठनों को लेकर चलना चाहिए, अकेले कोई कार्य होता नहीं है। ऐसे करके 50,000 पौधे की हम रायगढ़ पूरे अंचल में हम प्रतिवर्ष लगाने के लिए संकल्पित हैं। और कोई भी काम संकल्प करके ही होना चाहिए, क्योंकि ऐसे में उसके परिणाम नहीं आते हैं। और आप देखेंगे कि जब 50,000 पौधे के साथ पूरी आवाम के साथ जब आप इसको लगाएंगे तो उसके जो परिणाम आएंगे, आप मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि वृक्षारोपण में सिर्फ आपको छाया देता है या सुकून मिलता है, ऐसा नहीं है। इसमें सारे फल होते हैं। हम अपना पेट तो भर लेते हैं, लेकिन प्राणी का पेट कौन भरेगा? जीव जंतु का, पशु पक्षी का पेट कौन भरेगा? प्रकृति भरती है। प्रकृति एक ऐसा साधन है जो आपको संभालती है। विभिन्न सामाजिक संस्थाओं से जुड़े रहे हैं और अभी भी जुड़े हुए हैं, तो ये अलग से अपना फाउंडेशन बनाना, ये विचार कैसे आया? मतलब आप अपने माता पिता को ये समर्पित करना चाह रहे थे, डेडिकेट करना चाह रहे थे? बिल्कुल, मैंने आपको बताया भी, क्योंकि आप अकेले सारे कार्य कर नहीं सकते, आपको संगठन बनाना होता है, सबसे मिलजुल कर करना होता है, तब आप कोई न कोई उसका आधार बनाते हैं। मैंने अपने माता पिता के नाम में आधार बनाया, क्योंकि आप संगठन में जब काम करते हैं कई दफे आपके आचार विचार मिलते नहीं तो दूरी बन जाती है।
मैंने स्वयं का संगठन बनाया, जिससे मुझे कोई रोक टोक करने वाला व्यक्ति नहीं है। मैं जितना कर सकूं मेरी क्षमता के अनुसार उतना कार्य कर सकता हूं, इसलिए मैंने स्वयं अपने संगठन की स्थापना की। और कोरोना काल में भी आपने काफी सक्रिय भूमिका निभाई, गरीब लोगों तक राशन पहुंचाना, लेकिन कुछ चुनौतियां भी जरूर रही होंगी। कभी आपको लगा कि वहां तक आपकी पहुंच नहीं हो पा रही है जितना आप करना चाह रहे हैं, कभी ऐसा भी लगा? जीवन में हर क्षण चुनौती है निश्चित रूप से। और कोरोना काल की जहां तक बात है, जब 2020 मार्च में कोरोना हमारे देश में आया तो वास्तव में आधी रात को लॉकडाउन हो गया। हमारे पिताजी रामदास जी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। चुनौतियां 3 थी, लोगों को भोजन उपलब्ध कराना, दूसरा आधी रात को लॉकडाउन लगने से जो लोग जहां पर थे वहीं पर रुक गए, उनको कहां ठहराना है, कहां उनकी व्यवस्था करनी है उसका इंतजाम करना, फिर कोरोना की चपेट में जो लोग आ गए उनका इलाज कैसे संभव हो, ये 3 चुनौतियां मुख्य थी। हमारे पिताजी रामदास जी ने बहुत ही शिद्दत के साथ किया, पूरे परिवार ने किया। मेरे भाई सुशील रामदास, अनिल रामदास, सब ने, पूरे परिवार ने मिलकर इस कार्य को किया। और आपको बताना चाहूंगा, स्वयं मेरे पिताजी कोरोना की चपेट में आ गए और मुंबई नानावती अस्पताल में वो दिवंगत हो गए इसी कोरोना की चपेट में आने के कारण। और वो 76 वर्ष के थे, लेकिन स्वयं घर घर पहुंचकर लोगों को अपने मुहैया कराते थे। चुनौती यह थी कि आपको घर से भी नहीं निकलना है, प्रशासन भी आपको साथ नहीं देता था, फिर भी आपको उस काम को अंजाम देना है, लोगों तक मदद पहुंचानी है। बहुत कठिन काम था, लेकिन हमारे परिवार ने इस कोरोना काल में बहुत ही शिद्दत के साथ, चुनौतियों के साथ सामना किया और हम उस पर सफलता प्राप्त की। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सरकार की ओर से भी पौधारोपण कार्यक्रम, ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं और हम देखते हैं चर्चाएं भी बहुत होती हैं, सेमिनार का भी आयोजन होता है, जागरूकता लाने की भी कोशिश की जाती है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि व्यक्तिगत तौर पर हम देख रहे हैं कि आप जैसे लोगों को आगे आना पड़ता है? निश्चित रूप से कहेंगे कि ईमानदारी से नहीं होती कोशिशें, या क्या वजह है, कमी कहाँ रह जाती है? निश्चित रूप से सरकार के सारे उपक्रम काम करते हैं और उनका पूरा विभाग भी होता है, लेकिन जब तक इसको सामाजिक स्तर पर और पर्सनल कैपेसिटी में कोई काम नहीं करेंगे, इसके परिणाम नहीं आ पाते हैं। क्योंकि सरकार के साथ दुविधा यह है, वो योजनाएं तो लॉन्च करती है, लेकिन जनता सरकार के सहयोग बहुत कम करती है। मैं बात उल्टी बोलता हूं, बहुत सारे उपक्रम सरकार चलाती है, लेकिन जनता सोचती सरकार का है, सरकारी संपत्ति है, वो वही तीसरी कर लेती है। इसलिए खैर वो तो अपनी जगह है, लेकिन जहां तक वृक्षारोपण का सवाल है, इसको प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअल कैपेसिटी में, संगठन के माध्यम से, कॉर्पोरेट सेक्टर से सबको मिलजुल कर करना होगा। इसे एक जन आंदोलन बनाना होगा। और मैं तो डॉक्टर साहब से कहना चाहूंगा कि आपने पहले भी बहुत काम किया है, इस पर्यावरण पर ही फोकस करना चाहिए। ये आप कहना चाहिए जो आर्थिक अपने इसमें चल रहा है कि इस महाशक्ति कैसे बने, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा यदि पर्यावरण पे ध्यान देंगे आप आर्थिक महाशक्ति भी बनेंगे। लेकिन आप तो खुद उद्योगपति भी हैं और ऐसे में रोजगार सृजन के लिए आपको उद्योगों को भी बढ़ावा देना है, लेकिन साथ ही साथ वो खूबसूरती बरकरार रहे और हरा भरा शहर हो, तो ये जो दोहरी चुनौती है उसमें किस तरह से वो तालमेल बिठाया जाए? असंभव है। आप देखेंगे वर्तमान सरकार ने एमओयू किया है उद्योग लगाने के लिए, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ लगाना है। उद्योगपति स्वयं जमीन ढूंढे, स्वयं क्षेत्र में जाए, कोई बेमेतरा में लगाएगा, कोई महासमुंद में लगाएगा, कोई कहीं लगाएगा, जहां पर कोई व्यवस्था ही नहीं है। जब सरकार ने एमओयू किया है तो उसको यह भी बताना चाहिए कि आप उद्योग कहां लगाना है, और उसकी जमीन की व्यवस्था भी सरकार को करनी चाहिए। कोटवार जमीन होती है, आदिवासी जमीन होती है, सरकारी जमीन होती है, फिर अपमान भी उद्योगपति का ही होता है। बड़े बड़े समाचार पत्रों में उसकी आलोचना होती है, वो पैसा भी लगाए, काम भी करे, टैक्स भी भरे, अपमान भी सहे, सारी जवाबदारी उद्योगपति की है, न जनता की न सरकार की। सरकार ने लॉन्च कर दिया, उद्योग लगाना है, एमओयू हो गए और बहुत रुपए के। अभी नया रायपुर बनाया रमन सिंह जी ने, 27 गांव इकट्ठा किया, तब नया रायपुर बना। अगर आपको 100 उद्योग लगाने हैं तो तिल्दा के पास आगे कहीं पर भी 25-50 गांव को इकट्ठा कीजिए, चिन्हित कीजिए, पानी की व्यवस्था दीजिए, रेलवे ट्रैक की व्यवस्था दीजिए। कौन कितने बड़े साइज का उद्योग लगाना चाहता है, उतनी जमीन दिलाए तो अच्छे परिणाम आएंगे, राजस्व भी मिलेगा। यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है। अब बिना पानी उद्योगपति उद्योग लगा लिया और जमीन से पानी निकाल रहा है, फिर उसकी जांच होती है। ठीक है, ऐसी बहुत सी, मतलब बहुत गहरा विषय है,
डॉक्टर साहब जी। इसको आप देखेंगे आगे चल के। वैसे आप पर्यावरण के प्रति जितने समर्पित हैं, आप धर्म के प्रति भी उतने ही समर्पित हैं। राम मंदिर समिति के आप उपाध्यक्ष भी हैं। धर्म के प्रति तो बसंत भाई ने भी बताया, समर्पित होना ही चाहिए। यदि हम धर्म के प्रति समर्पित नहीं रहेंगे तो किसके प्रति रहेंगे? जहां तक हिंदू धर्म का सवाल है, हिंदू दर्शन एक जीवन पद्धति है और यह भारत देश हिंदुओं का देश है। यहां पर सभी धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू भी गैर हिंदू भी। हिंदू ने परहित की बात की है, उसने सबको अपनाया है, लेकिन उसकी पीड़ा जब होती है जब उनकी नियत पे सवाल उठता है। हमें किसी गैर हिंदू से परेशानी नहीं है, उनकी नियत से परेशानी है। वो कहते हैं, आप देखेंगे बड़ा मजेदार बात है, डिबेट होते हैं, मैं सुनता हूं, हिंदुस्तान हमारा भी है। हम भी तो कहते हैं आपका भी है, लेकिन हमारा है और आपका भी है, हम भी तो कहते हैं। लेकिन दिक्कत कहां पर है? आप हमारा भी है से हमारा ही है कि यात्रा करना चाहते हैं। आप जो है हमारा भी है से हमारा ही है कि यात्रा जो करना चाहते हैं, ये हमारे पीड़ा का कारण है। इसको आपको समझना होगा। किसी भी हिंदू की गलती तो बताओ दोस्तों, हिंदू की गलती क्या है? हिंदू की गलती यही है कि वो आपको अपनाता है। हिंदू की यह गलती है आपसे मार खाता है। हिंदू की ये गलती है कि आपसे गाली खाता है। आप उसी के घर पे रह के उसी को गाली देते हैं। हिंदू की गलती यही है दोस्तों। कोई बात नहीं, हमारा धर्म सिखाया है कि आप कुछ भी कर लो, हमारा कुछ होने वाला नहीं। सुनील जी, आपको सुनकर ऐसा लग रहा है आपका अगला पड़ाव सियासत है। नहीं, ये सियासत तो पहले भी था, डॉक्टर साहब ने मौका ही नहीं दिया। मैं तो उल्टा उदासीन हो गया, फिर पुरानी राह पे चल पड़ा। मैं सोचा कि समाज सेवा का काम करना है, मैं अपनी कैपेसिटी में कर रहा हूं। यदि मैं सरकार के साथ करूंगा और तेज गति से करूंगा, लेकिन राजनीतिक लोग पता नहीं क्यों घबराते हैं, काबिल लोग को साथ दिलाते ही नहीं है। जी, लेकिन सियासी दल में जब आप शामिल हो जाते हैं तो समाज सेवा हो पाती है, राष्ट्रहित हो पाता है या फिर दलहित हो पाता है? फिर से कहेंगे दलहित या फिर राष्ट्रहित, जब आप सियासी दल से जुड़ जाते हैं? नहीं, राष्ट्रहित तो होना ही चाहिए। आपका हर कदम राष्ट्रहित पे होना चाहिए। राष्ट्र की कल्पना के बाहर तो कोई चीज सोची भी नहीं जा सकती। हम छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, हम संस्कृति की बात कर लेते हैं, धर्म की बात कर लेते हैं, लेकिन राष्ट्र से बढ़कर ना कोई हुआ है ना होगा। और जहां तक राष्ट्रीयता की बात है, अगर हम ऐसे बढ़ते चले जाएंगे तो घटते भी चले जाएंगे। और मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा, अगर बगैर सवाल किए भी, क्योंकि वो सवाल आपके मन में न भी हो, हमारा जो पीओके और अक्साई चिन्ह है उसको वापस लेकर उसके बाद 1 इंच जमीन भी हमारी घट जाए तो उसके लिए जो भी हमको अपने बलिदान देना पड़ेगा। हम इस भारत के नक्शे में 1 इंच जमीन घटने नहीं देंगे। हम अपनी पूरी संस्कृति को, पूरे धर्म को, पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में इसको पाकर रहेंगे और हम इस राष्ट्र को बचाकर रहेंगे। चलिए, और पर्यावरण चूंकि आपके दिल के बहुत ही करीब है विषय, तो बस आपसे आखिरी सवाल मेरा यही है कि अगला टारगेट अब आपका क्या है, क्या लक्ष्य है जो आप हासिल करना चाहते हैं? अगला लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य तो रोज बनाना चाहिए और लक्ष्य को बढ़ाना चाहिए। आपका संघर्ष से शिखर तक जो स्लोगन है वो अपने आप में परिपूर्ण है। जीवन संघर्ष के बिना तो पूर्ण होता ही नहीं है। पगारा जी बैठे हैं, जितने भी महान हस्तियां बैठी हैं, और डॉक्टर साहब भी, आप खुद भारत 24 भी बगैर संघर्ष आप यहां तक पहुंचते नहीं। भारत 24 अभी 14 अगस्त को अभी लॉन्च हुआ है। बताना चाहूंगा, मैं भी जगदीश चंद्र जी के साथ रायपुर में मनोज जी के साथ था, मुझे भी अवसर मिला। आप देखेंगे 2.5 महीने, मात्र 2.5 महीने के कार्यकाल में पूरे भारत देश के जितने भी नेशनल चैनल हैं उनके समकक्ष आ खड़ा हुआ है। इनके लिए ताली बजाइए, क्योंकि भारत 24 2.5 महीने का मात्र इनका जो है, इन्होंने सोचा आज करना है और 1 हफ्ते में मनोज जी ने खबर आई कि ऐसा से करने जा रहे हैं। और वास्तव में जब आपने संघर्ष किया लंबा, तब आपने इसके परिणाम देखिए। आप 2.5 महीने में यदि कोई आदमी नेशनल चैनल स्थापित कर सकता है, वो भी शिद्दत के साथ और बराबरी के साथ, तो वास्तव में इससे हमको सीख लेनी चाहिए। और संघर्ष एक ऐसी चीज है, यदि कोई संघर्ष से परिचित नहीं तो वो अपने जीवन में चर्चित नहीं। यदि कोई व्यक्ति संघर्ष से परिचित नहीं तो वो अपने जीवन में चर्चित नहीं। आपको लिफ्ट के भरोसे जीवन नहीं बिताना है, सीढ़ियों से ऊपर बढ़ना है। लिफ्ट तो कभी भी फेल हो सकती है, सीढ़ियां आपका हमेशा सम्मान करेगी, आपको कभी गिरने नहीं देगी। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। आंधी हो या तूफान, हमें कश्ती चलानी है। समतल हो या बीहड़, हमें नहीं राह
बनानी। निश्चित रूप से। बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो संदेश दिया कि व्यक्तिगत तौर पर हमें भी आगे बढ़ना होगा, और अगर हम ये ठान लें, ये संकल्प ले लें कि हर इंसान को एक एक पौधा कम से कम बोना है। आप तो 50,000 का टारगेट लेकर चलते हैं साल भर में, तो जरूर हमारी ये धरा हरियाली से परिपूर्ण होगी और बहुत ही शांति। इसमें मेरा एक बात कहना होगा, जैसे भारत देश गांव का देश है डॉक्टर साहब, तो प्रत्येक गांव में जितनी जनसंख्या है 200, 500, 1000, 3000, 5000, उसके अनुरूप वहां के हर परिवार में महिलाओं को आप काम दीजिए। वो अपनी बाड़ी में पीछे अपना उनके पॉलिथीन बैग दीजिए, पर छोटे पौधे लगाए, उसको बड़ा करे। जब वो पौधा 8-10 फुट का हो जाए तब सरकार उससे खरीदे, उसको उसी गांव के परिप्रेक्ष्य में उसे रोपित करवाए। निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे और महिला इस काम को अच्छे से कर सकती है। उसे कोई खर्च भी नहीं होगा, पूरी व्यवस्था उसके घर पर होगी और उनके पौधों का उसे मूल्य भी दिया जाए। 50 रुपए प्रति पौधे भी यदि 8 फुट के उसको दिया जाएगा तो एक वर्ष में कम से कम 20-25 हजार रुपया उसको मदद हो जाएगी। ये जो अभी बताया डॉक्टर साहब ने क्लिनिक की बात 1 रुपए की, कि सम्मान से आदमी अपना इलाज करवाएगा, तो वास्तव में यही बात तो कह रहे हैं कि मैनिफेस्टो जब आता है सरकार का, ये फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, कान पक गया सुन के क्या क्या फ्री, पता नहीं, पूरा देश फ्री होने चला है। चलिए, आपका जो संदेश है वो सभी आत्मसात करें, और इसी के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे मंच पर पधारने। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।